बड़ी खबरों के गुच्छे के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ बड़े लोग, बड़े नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और वो किस तरीके से जाकर के वोटिंग कर रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह खासा दिख रहा है और 36% से अधिक मतदान की खबर है। अभी तक कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाता कर रहे हैं। तीसरे चरण में मैनपुरी की करहल सीट पर सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। करहल सीट, मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। करहल सीट पर अखिलेश के सामने एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो अखिलेश वर्सेस एसपी सिंह बघेल। बीएसपी ने करहल सीट से कुलदीप नारायण को उम्मीदवार बनाया है। यह बड़ी खबर है। करहल सीट पर कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी अपना नहीं उतारा है। यह भी एक महत्वपूर्ण खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका गढ़ माना जाता है जसवंत नगर और काफी उनका रुतबा और दबदबा है। बीजेपी ने जसवंत नगर से युवा नेता विनय शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। फर्रुखाबाद सदर सीट से चुनावी मैदान में सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के सुनील द्विवेदी और सपा के सुमन मौर्य से लुइस का मुकाबला है। यह भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। कानपुर के महाराजपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सतीश महाना। यह भी एक महत्वपूर्ण सीट। सपा के फतेह बहादुर सिंह गिल से सतीश महाना का मुकाबला हो रहा है। यह भी बड़ी सीटों पर कुछ बड़े जो प्रत्याशी हैं। कानपुर के कल्याणपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं नीलिमा कटियार। यह भी एक बड़ी खबर है और वहां पर वोटिंग जारी है। हम इन सभी सीटों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम से नीलिमा कटियार का मुकाबला है। यह भी बड़ी खबर। तो कुल मिला के हाथरस के सादाबाद से चुनावी मैदान में बीजेपी नेता रामवीर उपाध्याय, एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं सपा रालोद संयुक्त उम्मीदवार प्रदीप चौधरी। यह भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जहां दिलचस्प मुकाबला है। बीएसपी ने अविन शर्मा, कांग्रेस ने मथुरा प्रसाद को सादाबाद से उम्मीदवार बनाया है। तो सपा के अनिल दोहरे से बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण का मुकाबला है। उन सीटों के बारे में हम एवी स्टार न्यूज के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। सपा के अनिल दोहरे से बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण का मुकाबला है। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बीएसपी ने समरजीत दोहरे, कांग्रेस ने रीता देवी को उम्मीदवार बनाया है। यहां से ये भी महत्वपूर्ण सीट से जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर। यूपी में तीसरे चरण का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से वहां पे चुनाव आगे बढ़ रहा है। और ये आप देखिए 6 तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, हालांकि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, एज का तकाजा है, बावजूद इसके लोकतंत्र के स्पर में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए दिख रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव को किस तरीके से सहारे के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। उनके भाई शिवपाल यादव जो प्रसपा प्रमुख हैं और मुलायम सिंह यादव के पार्टी समाजवादी पार्टी के सहयोगी हैं, अखिलेश यादव के चाचा, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोट डालने जा रहे हैं। और चचेरे भाई राम गोपाल यादव जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी वोट डालने जा रहे हैं। और आप 3 तस्वीरें नीचे देख सकते हैं। ओपी सोनी जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए, नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी
वोट डालने के बाद अपनी भावना और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष ये 6 तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एविस्टा न्यूज के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स इस समय तैनात हैं और आपको पल पल की खबर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को सहारा दिया जा रहा है और वो व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव वोट डालने के लिए मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं और साथ ही राम गोपाल यादव चुनाव से मतदान से पहले प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों के साथ। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ओपी सोनी, ये पंजाब की तस्वीरें हैं। ओपी सोनी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उप मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, जो कांग्रेस प्रभारी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव में वोट डालने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए, और साथ ही साथ विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी वोट डालने के बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो पंजाब, विक्रमजीत सिंह मजीठिया क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। इंडस्ट्री, व्यापारी, साडे एम्पलॉइज, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੋਕ ਰੇਸ ਇਜ਼ ਔਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ कि झाड़ू ਨੂੰ किस तरीके से ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ पंजाब में ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ, ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। और आप ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, इस चुनाव की प्रक्रिया में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबर भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए शादी जैसे मौके पर भी ये जो जोड़े हैं वो किस तरीके से पहले मतदान, उसके बाद फिर आगे कोई गतिविधि या कोई प्रक्रिया। और आप देख सकते हैं कि अमृतसर में एक जुड़वा भाई आप कह सकते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक बनावट है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो भी मतदान के लिए आगे बढ़ता हुआ बच्चा, 2 जिस्म एक जान। ये अमृतसर पंजाब से और इटावा के यूपी से ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक नवविवाहित जोड़े का आप उत्साह देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हुई कि लोकतंत्र के प्रति भारत के हर एक नागरिक मतदाता की श्रद्धा कितनी ज्यादा है और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन किस तरह से करते हैं। और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के दौरान या उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा आप इन्हें सुनिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ? ਆਪਣੀ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੋ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ। ਮੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। शादी 20 तारीख दूसरा महीना 2022 को शादी संपन्न हुई। उस शादी संपन्न होने के बाद सीधे मैं घर आया। घर आने के बाद सीधे मतदान स्थल पर वोट करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए आए। लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से अपील करेंगे कि पहले मतदान करें
उसके बाद कोई दूसरा काम करें। लोकतंत्र में संविधान की बात अगर हम करें तो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, तो हमें कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी अपेक्षा की गई है हमारे संविधान में भी, और उसी कर्तव्य का पालन करते हुए ये कुछ दृश्य, और इन दृश्य के माध्यम से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ किस तह तक, किस स्तर तक मजबूत है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है और कुछ और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीप्ति सिंह जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार न्यूज में। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगभग 7.5 या 8 घंटे के करीब हुए मतदान के उस ट्रेंड और तौर तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनूप, क्या कुछ खबर आ रही है उन 16 जिलों से, उन 58 विधानसभा क्षेत्रों से, जो हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? दिवाकर जी, जैसे कि 16 जिले की 59 सीटें हैं, उन 59 सीटों के मतदान की जो अभी 1 बजे तक की खबर आई है वो लगभग वही 35.88% आई है। तो लेकिन सबसे सुस्त मतदान जो दिखाई दे रहा है वो कानपुर में दिखाई दे रहा है, जहां 1 बजे तक 28% ही हुआ है। वहां पर थोड़ा सा ज्यादा धीमी रफ्तार से चल रहा है। और बाकी मैनपुरी है, ललितपुर है, एटा है, यहाँ 42% से ऊपर हो चुका है 1 बजे तक। तो कुल मिला के अगर एवरेज देखा जाए तो थोड़ा कहाँ लगभग 36% के आसपास का वोटिंग अभी एवरेज रहा है। अभी तो काफी समय है वोटिंग का। तो अभी ये कहा जाए कि वोटिंग की जो एक, जिसे कहा जाए कि एक बनाया जा रहा था माहौल की लहर है, तो वो ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक नॉर्मल सी ही जिसे कहा जाए रफ्तार से वोटिंग चल रही। हाँ, 1-2-3 जिलों में है जो थोड़ा सा वहाँ परसेंटेज ज्यादा दिखाई दिया, वहाँ थोड़ा सा उत्साह ज्यादा दिखाई दिया। बाकी जो नॉर्मल ही वोटिंग चल रही है, जैसे कि आपने कहा कि इसमें तीसरे चरण में कुछ वीआईपी सीट भी हैं, जिसमें अखिलेश यादव की वीआईपी सीट सबसे महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव की तो जसवंत नगर है ही। और साथ में जैसे ये अभी आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव भी वहां पे गए, वोट डाले, वोटिंग की है। अखिलेश यादव भी वहां पे पहुंचे, उनका पूरा परिवार ही लगभग करहल में गया हुआ है। तो वो इंटरेस्टिंग सी सबसे ज्यादा इस तीसरे चरण में दिखाई दे रही है। बाकी कुछ और सतीश महाना है जो यूपी के मंत्री हैं, उनकी सीट भी है। बाकी कानपुर में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है कि कानपुर में जो थोड़ा सा 1-2 सीटें हैं, वहां तो बीजेपी की स्थिति थोड़ा सा डामाडोल दिखाई दे रही है, जिसमें खबर ये भी है कि हाँ थोड़ा सा भीतरघात की आशंका भी खबर आ रही कि होने की आशंका। देखिए, इस तीसरे चरण में जो महत्वपूर्ण बात है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, जिसका प्रतिशत बहुत कम है, 10% के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है, जो पिछले 2 चरण में ज्यादा था। तो ये तीसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें बीजेपी थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश भी करेगी, जो शायद पिछले 2 चरण में एडवांटेज बीजेपी को नहीं रहा है, सपा गठबंधन को रहा है। तो वो एडवांटेज बीजेपी यहाँ से लेने की कोशिश करेगी। तो तीसरा चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और सपा गठबंधन के लिए भी। जो इसमें एडवांटेज ले लेगा वो एडवांटेज आगे तक जाएगा ही जाएगा। तो तीसरा चरण फिलहाल अभी एवरेज वोटिंग ही दिखाई दे रही है, ज्यादा उत्साह अभी दिखाई नहीं दे रहा। जी दिवाकर, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा आपने अनूप, और इसी पर हम राजनीतिक विश्लेषक दीप्ति से कुछ चर्चा करते हैं। दीप्ति, जैसा कि हमने भी बार बार ये चर्चा की है और हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे हैं कि वोटिंग दिख तो रहा है, लेकिन मतदान के प्रति जो लोगों में रुझान दिखना चाहिए, या जो कुछ भी प्रतिक्रिया के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या कोई भी फैक्टर आप देख लें, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि वोटर्स चाहता है कि वो बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दे वोटों के माध्यम से। वो कुछ भी नहीं दिख रहा है जो 2 चरणों में दिखा, वो पहली बात। और दूसरी बात कि वोटर्स वही चाह रहे हैं, वही करने जा रहे हैं जो कुछ वो सोच चुके हैं। तो मुद्दों का भी जहां तक संबंध है, जो मुद्दे चर्चा में रहे यूपी का और पंजाब का, दोनों के बारे में, क्योंकि प्रतिशत जो है अभी वो 34 और 36, पंजाब में 34 और यूपी में 36%, कुछ जिलों में 42% तक मतदान हुआ है। ये किस बात की ओर संकेत है दीप्ति? जी देखिए, जिस तरीके से मतदाताओं के जो प्रतिशत है वो दिन ब दिन गिर रहे हैं पहले चरण में, और बहुत ही जैसे अभी बता रहे थे ब्यूरो चीफ हमारे शुक्ला जी, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है या फिर राजनीतिक उदासीनता भी हो सकता है। अब क्योंकि ग्लोबलाइज है वर्ल्ड, और इसमें क्या हो रहा है कि लोग गूगल पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, काफी सर्वेक्षण खुद से कर रहे हैं, काफी एनालिसिस आज के
जो यंग जनरेशन है वो खुद से कर रही है। उनको कहीं ये नहीं तो लगने लग गया है कि सरकार कोई भी आए हमारे हालात बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो वादे इरादे हैं वो वहीं तक रहते हैं। इलेक्शन के समय खूब भर भर के लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, और फिर जैसे सर बनने के लोगों से मिलना मीटिंग तक के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसको एक तरीके से, एक नजरिए से इसको राजनीतिक उदासीनता कि जो डायनामिक्स रहे हैं भारत में, जितने भी जो भी इलेक्शंस के बाद के रिजल्ट रहे हैं वो बात की बात है। सरकार का रवैया होता है आम जनता के लिए बहुत ही अनअप्रोचेबल होता है। जैसे हम चाहते हैं कि अपने सरकार से अपनी बात कहें, अपनी तकलीफ कहें, ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय लोगों को तकलीफ देती है, उसको कहीं ना कहीं हो सकता है निग्लेक्ट किया जाए। तो आगे तक इलेक्शन की बारी दोबारा आती है तो वो, क्योंकि पहले बार भी अभी हमने देखा है कि यूपी के इलेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे पहले अभी बीजेपी, इन तीनों के अंदर के लोगों ने तीनों के सरकारों को देखा है, तो वो लोग कहीं ना कहीं जाकर आग से कहीं ठंडे से हो गए हैं कि कोई भी आए, क्या पता इन बस्तियों के अंदर, इन कस्बों के अंदर, इन गाँवों के अंदर बहुत चेंज है। ये उदासीनता ये मुझे लग रहा है, ये दिखा रहा है। डर तो अभी खैर फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बीजेपी की सरकार जो भी, एक ये जरूर है कि थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन्ड है। अभी इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके की गोलीबारी और जो पहले होता था बम धमाके, वो तो नहीं हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, क्या रीजन है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते और इलेक्शन बूथ तक नहीं पहुंचना चाहते और अपने अपने मतदान को इतना कम वैल्यू दे रहे हैं? अभी आपने स्टार्टिंग में जैसे बात करने से शुरुआत की थी कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हम अपने मत को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने और इसकी ताकत को समझें। तो ऐसी क्या बात है कि लोगों को कहीं उदासीनता है, लोग इलेक्शन के लिए अपने मत को देने के लिए उतना ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं? जब हम लोग छोटे थे, मुझे याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम इलेक्शन के लिए था, तो सुबह 7 बजे से नहा धो के ऐसे तैयार बैठे थे जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, और हजारों की भीड़, लंबी लाइन, लंबी कतारें, और फिर लोग अपना वोट देते थे। अभी का जो समय है वो देखने को थोड़ा सा ठंडा सा तो लग रहा है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल तारुफ रखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक उदासीनता का तो कहीं समय नहीं आ गया, कहीं कुछ नया करने की तो जरूरत नहीं है, या अपने वादों को बिल्कुल पूरा अगर राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी तो आने वाले टाइम पे उनको इस तरीके का भी देखना पड़ेगा, सामना करने पड़ेगा एक ऐसी स्थितियों का जब लोग घर से निकले ही नहीं अपने वोट डालने के लिए। दीप्ति, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी बात को रखा, और आप ये जो ठहराव दिख रहा है 2 चरणों में जो दिखा और जो फिलहाल अभी तक दिखा, आगे हो सकता है कि 7 बजे तक या 6 बजे तक स्थिति बदल जाए। अनूप, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक दीप्ति कहती हैं कि ये कुछ उदासीनता का भाव है जो लोकतंत्र के पर्व में कम से कम इस तरह की चर्चा के बाद जब मुद्दे उठे हों उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, जो दीप्ति जी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। उदासीनता, देखिए जनता अगर जागरूक नहीं होती तो राजा निरंकुश हो जाता है, ये पुरानी कहावत है। तो ये जनता का जागरूक होना जरूरी है, अपने मतदान का प्रयोग करना उसको जरूरी, उसको पता होना चाहिए उसकी मतदान की क्या ताकत है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत ये, अपर क्लास वोट करने निकलता नहीं है। मिडिल जो मध्यम वर्ग है वो थोड़ा निकलेगा और जो नीचे का तबका है वो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वर्ग शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही वो मतदान केंद्र तक पहुंचता ही नहीं है। वो सिर्फ बातें कर लेता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन मतदान तक जो उसकी मतदान की शक्ति है उसका प्रयोग करने वो पहुंचता ही नहीं है। ये बहुत दिक्कत की बात रहती है हमेशा। इसीलिए जो मतदान के एवरेज है वो 60%, बहुत से ज्यादा 60-62%, इससे ऊपर नहीं जा पाता है, कहीं पर भी नहीं जाता है। और आज भी उम्मीद यही हम लोग कर रहे हैं कि शायद 60 तक पहुंच जाए, शायद पहुंच जाए, तो 60 तक पहुंच जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि 62% या 60% तक जब मतदान खत्म हो जाएगा तो स्थिति हो सकती है जो चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। मैं एक सवाल करता हूं और शायद इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए, और वो ये कि हो सकता है कि मतदाता ने जो निश्चय किया है उसमें कहीं उद्वेग नहीं है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि नहीं वोटिंग करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नकार भी सकते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। हाँ, जो मतदान करना है, जिसको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, वो निकल रहा है, ये भी तो कहा जा सकता है। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। जी
जी जी बिल्कुल दिवाकर जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो इतना नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, और जो मैंने पहले कहा कि देखिए, जो एक जहां कुछ जिलों में शुरुआत में जो पहला चरण है, दूसरे चरण में वोटिंग बहुत हाई परसेंटेज पे थोड़ा देखी गई, उस जिले की मैं बात बता रहा हूँ, और एवरेज की मैं नहीं बता रहा हूँ, जिले की जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र का, वहां पर वोटिंग परसेंट इस बार पिछली बार से ज्यादा दिखाई दिया, वहां महिलाएं ज्यादा निकल के आई, वो दिखाई दिया। लेकिन ये तीसरा चरण अलग है, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो थोड़ा 10% के आसपास, इससे ऊपर का नहीं है। बिल्कुल 2 चरण से उलट ये तीसरा चरण, इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि यहाँ से जो बढ़त बना लेगा वो बढ़त बना लेगा। तो कहने का मुद्दा यही है कि हाँ, या तो भाई देखिए लहर होती है, देखिए वोटिंग परसेंटेज तभी बढ़ेगा, या तो कोई लहर होगी किसी पार्टी की जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, या कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो शासन में है उसका वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उदासीनता तो होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जानते हैं कि बड़ा ही जो बिल्कुल बिल्कुल अनूप, बिल्कुल दीप्ति जी, इस फैक्टर पर हम लोग चर्चा करें कि एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी फैक्टर्स पर हम ज्यादा जाएं ही ना। जनता ने मन बना लिया है, जैसा कि अनूप ने बताया, हमारे ब्यूरो चीफ ने, कि मात्र 10% अल्पसंख्यक वोट का मामला है इस तीसरे चरण में। तो यहां जाति का फैक्टर और अन्य मुद्दे, आप ध्यान से समझिएगा जो सवाल मैं करने जा रहा हूं। हो सकता है कि वोटों का ध्रुवीकरण जो होना था और जहां प्रतिक्रिया दिखनी थी वो 2 चरण में दिख गई, और वहां वोटिंग प्रतिशत अधिक था। जैसा कि इन्होंने साफ साफ कहा, कि मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सीधे नाम नहीं लेना चाहता, मुस्लिम मतदाताओं के संदर्भ में वहां कुछ ऐसी प्रतिक्रिया है। तो इसके बाद आज जो तीसरा चरण है वो बिल्कुल कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगी? जनता के सामने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और उसके बाद उसके अंदर कोई ऐसी प्रतिक्रिया देने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए इतना उत्साह नहीं दिख रहा है, और जिसको वोट देना है वोट देने जा रहा है। जी समझते हैं उत्तर प्रदेश में एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, अपने आप में ये एक छोटा भारत है, और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। अब इस अलग अलग कैटेगरी में, जैसे हमने कहा कि अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कई तरीके से हैं, कास्ट वाइज भी ले सकते हैं, लिहाज से भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो है किसानों का भी। अब पीछे जो हमारे देश में 1.5-1.25 साल चला है, वो कहीं ना कहीं इस बार के इलेक्शन में वो उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण दिख रहा है। उसमें वोट हो गए हैं तीसरे चरण में। अब जब अल्पसंख्यक की बात आ रही है, तो अल्पसंख्यकों को भी कुछ खास अपने लिए दिख नहीं रहा है, किसी भी सरकार से कोई रिलीफ दिख नहीं रहा है। उनको भी पहले से मालूम है जो होता रहा है वही उनके साथ होगा, नया कोई उनको आरक्षण का या कोई इस तरीके के लुभावने वादे मिलने वाले नहीं है। तो रही बात, इस बार एक कैटेगरी जो बिल्कुल नए तरीके से उभर कर आई है, वो है किसानों की। अब किसानों के उनको ना तो हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, ना वो अल्पसंख्यक है, ना वो कास्ट में जाएंगे, ना वो धर्म में जाएंगे। वो है जो सर्वधर्म के माने जाने वाले हैं। इस बार कहीं ना कहीं पलड़ा उनके तरफ ही गिरेगा जिधर किसानों का रुख होगा, क्योंकि अब का जो ये 3rd चरण, 4th है, 5th स्टेजेस है, इन सब जगहों पे धीरे धीरे ये वाला जो फैक्टर है ये काम करने का है। अब क्या है कि शहरी इलाकों में आपने देखा कि बहुत जो रिहायशी थे उनके तरफ तो हो गया इलेक्शन। अभी जिस तरीके से हम रिमोटेड एरियाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे जैसे बातें आएंगी, वहाँ वो किसान क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो इलेक्शन मतदान के लिए निकलते भी हैं घर से या नहीं निकलते हैं, या उनको अभी भी किसी तरीके से टच किया जाए। क्योंकि देखा है इस बार बहुत ज्यादा इलेक्शन को लेकर कहीं हम लोगों ने बहुत उत्साह भी नहीं देखा, बहुत शोर शराबा हो हल्ला भी नजर नहीं आया, कोई बहुत कुछ नया वो देखने को मिला ही नहीं कि आप कुछ नए। दीप्ति, इसके पीछे एक कारण है, शायद आपको पता भी है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि कोविड का जो एक दौर चला उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थे और डिजिटलाइज्ड एक छौंका लगा है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, शायद इसी कारण से इतना शोर शराबा आपाधापी नहीं दिखी। जी बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट डाल गया, क्योंकि हमारे देश में और खासकर यूपी की जो जनता है भोली भाली है, बहुत ज्यादा वो चाहती है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो खड़ा हो रहा है जो उनका नेता, उनसे मिले, हाथ मिलाए, घर में बैठ के खाना खाए या एक चौपाल बिछे। इस तरीके के सिचुएशंस तो आए नहीं। तो ठंडा आप देखिए शुरू से ही रहा है। इस बार का जो इलेक्शन है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस इस पे थोड़ा भारी पड़ रहा है, और यही वजह है कि कुछ लोगों की जानकारी या कुछ लोगों के अंदर उत्साह आया ही नहीं। इस बार उन्होंने खुद को किसी भी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट ही नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण बात दीप्ति जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। मैं इस पर अनूप शुक्ला से थोड़ी और जानकारी या क्लेरिफिकेशन लेता हूं।
क्योंकि ये बराबर क्षेत्र में घूमे हैं। अनूप, जैसा कि दीप्ति कह रही हैं कि इस दौर में जिस तरीके से चुनाव प्रचार चला है, जितना कम समय मिला है, इसके प्रति कोई उत्साह जनता में नहीं इसलिए दिखा क्योंकि वो अपने को कनेक्ट ही नहीं कर पाई, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। क्या ये भी रीजन है? और वो चुनाव के दिन, मतदान के दिन भी वो दिख रहा है। देखिए दिवाकर जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन की बात आ रही है यूपी चुनाव की, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, किसान आंदोलन का जो जिसे का असर है वो पहले 2 चरण में कतई नहीं रहा है। वो एक सिर्फ रहा है कि मुझे जयंत चौधरी को स्थापित करना है। जो युवा वोटर जाट रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, उनका सिर्फ एक मत था, हमें जयंत चौधरी को स्थापित करना है। किसान आंदोलन, हाँ, अगर वापस ना होता तो बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होनी थी। पहले 2 चरण में किसान कैसा रहे किसान आंदोलन, लेकिन अब जब जमीन पे जाते हैं तो किसान आंदोलन की कोई बात करता नजर ज्यादा नहीं आता है। ये मैं हकीकत बता दे रहा हूँ। हाँ, एक थोड़ा तबका जरूर है, 1-2% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ, किसान आंदोलन का ज्यादा असर इस चुनाव में अब नहीं है। बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए हमें। बात दूसरी आती है, एक बड़ा तबका जरूर, और खासतौर पर यूपी की बात करता हूँ मैं, तो यूपी का किसान जो मैं आपको बताता हूँ, वो किसान आंदोलन के साथ था भी नहीं इतना जितनी बड़ा हवा तैयार किया गया था। उस आंदोलन में खास तबके का यूपी के किसान, जो नीचे के लेवल छोटा किसान जिसे हम कह सकते हैं, वो कभी भी उस किसान आंदोलन का समर्थक कभी था ही नहीं और ना आज है। वो सिर्फ मोदी योगी की बात करता नजर आता है। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो क्यों, कारण क्या है, राशन ही शासन है। जिसके घर राशन पहुंच रहा है, किसान निधि पहुंची, वो विरोध करने की स्थिति में है नहीं। वो सीधे सीधे मोदी योगी कह रहा हूं मैं, अगर साफ शब्दों में और बोल दूं, वो उल्टा किसान आंदोलन की बुराई करता ही नजर आया। अगर आप नीचे जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग देखें तो किसी भी चैनल पे जाके देखिए, यही बात आती है। और इसका कारण ये बड़ा तबका तो मान सकते हैं कि आज किसान आंदोलन था, वो भी यूपी का ज्यादा नहीं रहा है, दूसरी जगह का रहा मानता हूँ। और जो जिस जगह ज्यादा रहा, वो पहले 2 चरण खत्म हो चुके हैं। वहां पर भी हाँ, किसी पार्टी से कनेक्शन उनका नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उनका एक जरूर मत रहा है कि हमें जयंत चौधरी को स्थापित करना। एक बड़ी मार्मिक अपील पहले चरण में, जिसे कहा वोटिंग एक दिन पहले ही जारी हुआ, उनकी वाइफ का वीडियो बहुत मार्मिक अपील के साथ जारी हुआ था, उसका भी बड़ा असर हुआ था। तो हाँ, जयंत चौधरी स्थापित करना, इसके अलावा कुछ नहीं है कि हमें, और युवा वर्ग की बात, जिसका युवा नेता युवा के साथ चला गया, बस ये बात है। इसके ज्यादा किसान आंदोलन की कोई भी भूमिका इस आपको नहीं दिखाई देनी है, ये बात बिल्कुल तय मानिए आप। अब आगे आते हैं कि हम आप कुछ चर्चाओं में ऐसी बातें करते रहे जो किसी भी टीवी चैनल पर या और किसी अखबार में उसकी चर्चा नहीं हुई, चूंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम लोग देते रहे हैं और उस पर चर्चा करते रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी आपसे सहमत हूं कि जितना किसान आंदोलन का हवा बनाया गया है, उसको लेकर के वोटिंग नहीं हुई है और वो असर नहीं दिखेगा। लेकिन हमारे राजनीतिक विश्लेषक और चूंकि वो पत्रकार भी रही हैं, वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके मन में या उनके विचार से ये बात सामने आती है कि किसान आंदोलन और किसानों का मुद्दा प्रभावी है। और जैसा कि दीप्ति जी हमारे ब्यूरो चीफ कह रहे हैं, मैं उनके बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं कि जितना कुछ हासिल करना था विपक्ष को, खास करके अखिलेश यादव को, जयंत चौधरी को, या किसान आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कुछ भी माहौल बनना या बनाया जाना था, उसकी प्रतिक्रिया जो दिखनी थी वो 2 चरण में दिखनी थी और दिखी भी। हम ऐसा नहीं कहते कि वो नहीं दिखी, लेकिन जिस स्तर पर वो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। और शायद ये गेन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्राप्त कर लिया है, इसके बाद तीसरे चरण में उसने पूरी ताकत झोंक दी है। और विपक्ष के लिए थोड़ी कम राहत वाली बात है, क्योंकि अगर इस तीसरे चरण में उसने एज नहीं लिया तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी फायदे में जा सकती है। दीप्ति, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ा वर्ग अभी भी जैसे यूपी का है जो बीजेपी के साथ है और उनका वोट दिला पाना आसान नहीं है। लेकिन जो नई पार्टियां इस बार, जो नए गठबंधन आए सामने और जिनके लिए कुछ नया करना था, नया कर पाने के, नहीं कर पाने के कंडीशन में जो कनेक्ट था जो बाकी पार्टियों की, बाकी दलों की, जैसे बाकी कांग्रेस की बात कर लेते हैं, नाम सीधे लेती हूँ मैं, समाजवादी पार्टी की लेती हूँ, बसपा है, जयंत चौधरी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय समकुछ पार्टी है उनका। तो ये सारे जो राजनीतिक दल है, वो जो कुछ जादू करना था वो हो नहीं पाया। वही जो कोविड का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर रहा। तो कई फैक्टर्स हम लोगों ने इसमें विश्लेषण में हमने देखा कि इस बार के इलेक्शन में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतदाताओं में उदासीनता भरने को काफी था। तो कई फैक्टर्स में एक कोविड का फैक्टर है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, आप उनके घर नहीं जा पाए, आप उनके राशन पानी, गैस या लोगों से बातचीत जिस तरीके से लोग पहले करते थे वो नहीं हो पाया। दूसरा, किसानों का एक छोटा सा वर्ग कहीं कट के निकल गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इस बार
के इलेक्शन में कहीं ना कहीं लोगों को आपके घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने में, क्योंकि उनको यही लगता है होना वही है जो उनके साथ पहले से होता आया है, नया कुछ होने वाला नहीं है। या सब लोग कहीं फील फैक्टर्स में ये चल रहे हैं कि योगी की ही सरकार आने वाली है, चलिए फिर तो जैसा है वैसा होगा। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आपने रखा है कि लोग ये सोच रहे हैं हम करें कुछ, सरकार तो योगी की आनी है। दीप्ति, ये बात मैं पिछले एक पखवाड़े से सुन रहा हूं, ये आधार क्या है, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, कई चीजें हमने चीजों को देखा है, आंखों से बदलते देखा है। अभी कई जगह देखा प्रयागराज और ये बनारस वगैरह का उत्थान होना, या यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान से मेंटेन करना, ये सब बहुत सारी चीजें बदली हैं। पहले था हमारे देश में राजशाही चलना शुरू हो गया था। अगर मैं सपा के टाइम की बात करूं तो सपा के टाइम पे जिस तरीके से राजतंत्र एक तरीके से चल गया था, दरबार बिछ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, जनता जैसी मतलब जो जनता त्राहिमाम थी और जो राजा थे वो बहुत सुखी थे और जैसा मर्जी वैसे उनका रूल रेगुलेशंस बन रहे थे। तो योगी ने कुछ नए मानदंड तो जरूर योगी जी की तरफ से देखने को मिले हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहन आज भी जो पहले काम करती थी वो कर रही है, तो जनता को एक नई चीज देखने को मिली है और कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इतने बड़े पोजीशन पे होने के बाद एक व्यक्ति अपने परिवार को किसी तरीके का बेनिफिट नहीं दे रहा है, इमीडिएट फैमिली को, तो वो कहीं ना कहीं दिल में जगह कामयाब तो रहे हैं। दीप्ति, और इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। दीप्ति, आप ये मानती हैं ना कि अगर ये फैक्टर हैं, ये वर्च्यूज हैं और ये उपलब्धि है तो जनता इससे कनेक्ट हो रही है, ये आप मानती हैं ना? देखिए, ये पहली बार भारत में हुआ है, जहां तक मैं अपने उम्र को याद करूं, कि एक ऐसा नेता हमारे सामने जरूर आया है उभर कर जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वरना जैसे लालू यादव ने बिहार में शुरू किया था उन्होंने, कि एक परिवारवाद के खिलाफ चले थे, यानी कांग्रेस के खिलाफ वो चले थे। अगर आज आप एक बार बिहार का दौरा करें तो लालू यादव का पूरा परिवार एक पोस्टर के अंदर होता है, अलग अलग पोजीशंस में। तो जिस चीज के खिलाफ आप लड़े, आप तो वही कर रहे हैं। ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। पिछले 5 साल की जो सरकार हमने देखी है वो परिवार कहीं नहीं है। वो दीप्ति, एक ऐसी बात है जो मेरे दिल को तो जरूर छूती है। बिल्कुल, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब मैं कहीं किसी और से भी बात करती हूँ तो लोग अगर योगी फैक्टर को समझते हैं तो ये फैक्टर बहुत ध्यान में रखते हैं कि वो अपने फैमिली को तो किसी को कुछ फायदा पहुंचाता नहीं, वो अपने लिए क्या करेगा। बिल्कुल, जो कर रहा है उत्तर प्रदेश के लिए कर रहा है। बिल्कुल दीप्ति, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और एवी स्टार न्यूज पर एक गहन चर्चा और महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स इतने प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे और लोग क्यों कह रहे हैं आनी तो योगी की ही सरकार है। इसका कारण जब हम पूछ रहे हैं तो हमारे ब्यूरो चीफ और राजनीतिक विश्लेषक दीप्ति की जो बातें हैं उससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो जनता अपने आप को उनसे कनेक्ट कर रही है और वो उसने सोच लिया है कि उसे वही करना है जो वो चाहती है और जैसा कि वो लोग इन लोगों ने कहा भी। दीप्ति, एक अहम सवाल है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा किसानों का आंदोलन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ही सख्त और जिसको कह सकते हैं आपकी बिल्कुल आलोचनात्मक रवैया होना चाहिए, मतदाताओं का बेरुखी वाली बात होनी चाहिए, दिखनी चाहिए और मतदान के प्रति एक उत्साह दिखना चाहिए। जो भी फैक्टर वहां प्रभावी हैं जिन पर हम आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं फिलहाल देखने में आ रहा। अभी तक आगे हो जाए मैं नहीं कह सकता। क्या कहना चाहेंगे पंजाब के संदर्भ में? देखिए, पंजाब के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से हम लोग कुछ वीडियो वायरल होते देख रहे हैं कुमार विश्वास का। ये कहीं ना कहीं ताबूत में कील ठोकने वाला भी काम कर रहा है। बहुत ज्यादा उभर कर वहां पहुंचे हैं केजरीवाल जी, लेकिन कहीं जो वोट एक तरह से कहिए कि डिवाइड करने का काम कर रहे थे वहां पे, फिर कुमार विश्वास का एंट्री होना और वहां पे राजनीतिक उथल पुथल दिखने लग गया। अचानक से मतदाताओं को कंफ्यूज करने का पूरा मटेरियल वहां पे दे दिया गया है। तो रिजल्ट अभी आना बाकी है और कंफ्यूजन के दौर में एक जनता क्या करने वाली है वो भी हम लोगों को देखना है। देखिए, उनका मूव क्या होगा। पहले उन्होंने किसान मोर्चा के ऊपर काफी वहां से बहुत ज्यादा उसपे काफी जोरदार लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, वहां के नेताओं ने, वहां की सरकार ने, सब तरीके से वहीं से रसद पहुंच रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर वहां पे केजरीवाल जी का चरित होना वहां पे और फिर कुमार विश्वास का इस तरीके से एंट्री लेना वहां के स्ट्रॉन्ग एक तरीके से कहिए कि जनता के दिमाग में डिवीजन पैदा कर रहा है। अब देखिए, वहां पे जनता कंफ्यूज तो हो ही गई है और सब लोग अपने अपने तरीके से काफी ज्यादा अपना अहम
वहां पे भूमिका निभा रहे हैं। तो इसका नुकसान ही है, किसी को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मिलीजुली सरकार, मुझे लग रहा है फिर से वहां कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही दीप्ति जी कि वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी गई है चुनाव प्रचार के दौरान, और जनता उन कंफ्यूजन से कनेक्ट हो रही है, जैसा कि हम कनेक्ट होने पर चर्चा कर रहे हैं। फिर एक बार हम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं और अनूप शुक्ला, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब जो तीसरे चरण पर, जैसा कि आप चर्चा के दौरान करते रहे हैं, जो भी ट्रेंड दिख रहा है मतदाताओं का मतदान केंद्रों तक जाना और वहां पर अपनी प्रतिक्रिया देना ईवीएम में बटन दबाकर, क्या कुछ लग रहा है कि अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल दिवाकर जी, मैंने जैसे कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, तीसरा चरण थोड़ा सा साफ कर देगा तस्वीर को। पहले 2 चरण में थोड़ा सा अलग रहा, लेकिन अब तीसरा चरण जो है वो साफ कर देगा कि हाँ, जो मतदाता है वो किधर जा रहा है। और यूपी में सबसे बड़ी खासियत इस बात की कहूंगा कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग वहां पर विचार धारणाएं चल रही। किसी ये नहीं कि पूरी एक जो मन में बन गया है वही चलता जाएगा पूरे यूपी में ना। अलग अलग चरण में अलग अलग मुद्दे होंगे और अलग अलग विचार आगे आएंगे। जैसे कि कल भी देखिए बीजेपी की मीटिंग देर रात तक चली है, बाकायदा अमित शाह ने उसको लीड किया है कि अब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जो चरण है उस पर क्या मुद्दे आएंगे। बेशक थोड़े से मुद्दे अलग होने जा रहे हैं बीजेपी तरफ से, ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा। और सपा के लिए जिसे कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सपा के लिए जो मेन मुख्य जो बात थी वो आरएलडी थी, वो फेज निपट गया। अब सपा को अपनी लड़ाई लड़नी है और सपा के साथ जो अब अन्य जो नेता जो छोटे छोटे हैं, जैसे आप ओपी राजभर को देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, वो जिस बैंड बाजे के साथ वो लाए गए थे उनका असर इतना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो खुद अपनी सीट पे संघर्ष करते वो खुद अपनी सीट पे संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ये आप देखिएगा, बीजेपी ने बहुत अच्छी रणनीति वहां पे लगाई है, तो ये देखने को भी आगे मिलेगा। तो कहने मतलब है जो 2 फेज निकल गए वो अलग रहे, लेकिन अब सपा को अपने बूते पे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो जो आए थे नेता उनके बस का ज्यादा दिखाई, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ, एक कन्विंसिंग वोट बैंक उनके साथ नहीं। जैसे कि कई नेता होते हैं कि हाँ उनके पीछे मतदाता चल दिए, जैसे जयंत चौधरी पीछे हाँ काफी लोग चल दिए, लेकिन ऐसा न ओपी राजभर के साथ दिखाई देने वाला है और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई देने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के स्वामी प्रसाद मौर्य के कई नेताओं को, 15-16 नेताओं को सपा ने टिकट दिया है। तो जिनको टिकट दिया है वहां सपा की भीतर घात भी बहुत काम करने वाली है। हालांकि बीजेपी के साथ भी भीतर घात थोड़ा बहुत उन्हीं के नेताओं के माध्यम से उन्हीं के नेता कर रहे हैं, लेकिन सपा में ये ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये आगे दिखाई देगा भी, आप देखिएगा भीतर घात बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि अब सपा के लिए, सपा गठबंधन के लिए अब स्थिति थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है और उनको अब लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी, वरना जो 2 फेज के जो इनको जिसे कहा जाए थोड़ा वो गेन एडवांटेज की स्थिति में रहे, वो एडवांटेज किसी काम नहीं आएगा। बीजेपी यहाँ से रणनीति अपने बदलने जा रही है, उसे पता है कि अब ये यहाँ से बूस्ट कर सकती है, इसलिए बीजेपी रणनीति अपनी बदलने जा रही है। और बीजेपी को पता है कि वो जो कठिन दौर है वो उसका निकल गया है। अब उसके लिए आगे अगर यहाँ से उसकी बढ़त बन जाती है, बेशक एक बहुत बड़ा स्कोर, जिसे कहा जाए कि बड़ा स्कोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बहुमत की तरफ का जो स्कोर है वो पार्टी पा सकती है, जो यहाँ से गेंद प्राप्त कर लेगा। तो कुल मिला के अब लड़ाई असली शुरू होने वाली है सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच। जी दीप्ति जी, क्या आप सहमत हैं? अनूप जी ने बिल्कुल स्पष्ट विश्लेषण कर दिया है कि तीसरा दौर 8 घंटे से अधिक का समय, मतदान बिल्कुल अपने प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहा है, अंतिम दौर के जहां तक संदर्भ है, और इसके बाद बिल्कुल रास्ता खुल जाएगा और पूरी तरीके से अखिलेश यादव को अब अपनी ताकत दिखानी ही होगी, अन्यथा बीजेपी फायदे में जा सकती है। चुनाव की तस्वीर साफ नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल सही कहा शुक्ला जी ने, क्योंकि देखिए जो स्टेजेस हैं वो हर एक स्टेज और हर एक क्षेत्र के अपने अलग डायनामिक्स हैं, डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी चाहिए। अगर हम लोग चुनावी प्रचार देखें अखिलेश जी की, तो उनके चुनावी प्रचार में ऐसा कुछ कहा उन्होंने नहीं है, कोई नया वादा उन्होंने नहीं किया है सिवाय बीजेपी की बुराई करने के। अगर हम लोग देखें, अगर मैं जनता हूँ और मुझे वोट देने जाना है, तो मैं सोचूंगी कि मुझे अगर अखिलेश को या उनके किसी और दूसरे पार्टी उनके दूसरे सदस्य को वोट देना है, तो मैं किन बातों के लिए दूं? इसलिए कि बुराई करें बैठकर बीजेपी के या उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को चेक करें। अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड के चेक करने की बात करते हैं, तो इस बार बहुत सारे उन्होंने शफलिंग करी है, बहुत नए नए चेहरे लेकर आए हैं, और जैसा कह रहे थे शुक्ला जी की ये लोग भी बहुत कोई जादू नहीं कर पाए। रीजन बिंग उन्होंने पास्ट में जब आए, जब उनके हाथ में ये सत्ता आई, तो वो बौरा गए, जैसे उनको जो करना था बौखलाहट में उन्होंने वो नहीं किया, जिनको दोबारा से वो वापस अपने आप को रीस्टैब्लिश कर पाए और लोगों के मन में विश्वास जगा पाए।
बहुत ज्यादा साइकिल चलता मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चूके हैं अपनी बात करने में। मैं क्या करूंगा ये बोलना चाहिए था, बल्कि उन्होंने ज्यादा जोर इस बात पे दिया कि बीजेपी की सरकार ने क्या नहीं किया या क्या वो चुगली को जैसे कहते हैं वो चुगली करने में पूरा समय उन्होंने गवाया। बिल्कुल। और इधर उधर कभी इनसे कभी गठजोड़ कर रहे हैं, कभी किसी से गठजोड़ कर रहे हैं, और जिनके खिलाफ कभी वो लड़े हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ कभी वो लड़े हैं, जैसे बसपा हो गया, कांग्रेस हो गया, उन सबसे हाथ जोड़ लेना मिला लेना उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी बता रही है। उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है साइकिल का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया हुआ है, और डगमगाए हुए साइकिल के रेस को ज्यादा लंबा हम लोग जाते हुए नहीं देख सकते। मेरा तो यही विश्लेषण है फिलहाल। बाकी शुक्ला जी भी बहुत ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इनसे भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि रियलिटी में हर जगह के, हर क्षेत्र के, हर तरीके के लोगों के अपनी अलग समस्याएं हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। अगर इलेक्शन में आपको लंबे समय तक, सिर्फ इलेक्शन के लिए ही नहीं, इलेक्शन के बाद भी स्टैब्लिश रहना है और दोबारा बार आना है, तो उसके लिए आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपके जो मैनिफेस्टो है, आपको जो जनता को देना है वो बताइए। आप जनता को दूसरे की चुगली करके कब तक उसके साथ आप अपना टाइम पास कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें दीप्ति जी आप और शुक्ला जी आपने कही हैं, और शायद एबी स्टार न्यूज पे ये जो चर्चा चली कि जिस फैक्टर्स पर सभी लोग विश्लेषण कर रहे हैं, हमने नट सेल में कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे के अंदर उस पर चर्चा कर ली कि आखिर में वोटर्स में जो एक त्वरित प्रतिक्रिया या एक गुस्से का भाव है वो क्यों नहीं दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर जितनी चर्चाएं होती रही वो इतना क्यों प्रभावी होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ जनता ने वास्तव में मन क्या बना लिया है और क्यों वो मोदी और योगी फैक्टर से कनेक्ट हो रही है। साइकिल चल तो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी अपेक्षा थी, क्योंकि साइकिल को चलाने वाला पूरी तरीके से मौलिक विचारों के साथ आगे बढ़ने की नहीं सोच पाया। यही वो चर्चा रही। फिलहाल जहां तक वोटिंग का सवाल है, 36% से अधिक मतदान हो चुका है अभी जब आप ये चर्चा सुन रहे हैं, और पंजाब में लगभग 35% तक। तो मतदान के प्रति लोगों का रुझान तो दिख रहा है, लेकिन जैसी अपेक्षा थी फिलहाल वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में कौन सा फैक्टर प्रभावी होता है और कौन बाजी मारता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जनता ही जनार्दन है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सभी जगहों पर पंजाब के 117 और उत्तर प्रदेश के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का काम फिलहाल सुचारू गति से आगे बढ़ रहा है, और आपको हम पर पल की जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, और कुछ ही देर में एक नए पैनल और कुछ अन्य रिपोर्टर्स के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और तब तक के लिए आप हमें विदाई दीजिए। और साथ ही साथ हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि एबी स्टार न्यूज देखते रहिए, क्योंकि हम इस पर आपको हर एक पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत, नमस्कार।